नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोटिंग। मोदी सरकार के 10 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। पीएम मोदी शाह ने डाला वोट। 3 बजे तक 51% टर्नआउट। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार। खरगोन में रैली के दौरान पीएम मोदी ने वोट जिहाद पर कांग्रेस को घेरा। लालू ने कहा मुसलमानों को मिले आरक्षण। आज भी केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी नहीं हो पाई ईडी की दलील। 9 मई को होगी सुनवाई। इधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। लगातार दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव। छोटे मझोले शेयर सबसे ज्यादा पिटे। सेंसेक्स 384 और निफ्टी 140 अंक गिरे। मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। एनएसई का प्रस्ताव सेबी ने वापस किया। ब्रोकर्स के बीच मतभेद और इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कतों के चलते फैसला। एनमी ने कहा हम हमेशा सेबी के साथ। फिर रुलाने लगा है प्याज। एक्सपोर्ट बैन हटने से दिल्ली मुंबई में 4 रुपए से ज्यादा बड़ी कीमतें। 33 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 37 रुपए पर पहुंचा भाव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक करीब 51% तक मतदान हो गया है। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानी बूथ पर अपना वोट डाला। वोटिंग से पहले उन्होंने अपने भाई का आशीर्वाद लिया। मतदान के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में अपना वोट डाला। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद अमित शाह ने सपरिवार मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए और लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 11 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट है बारामती, जहां से एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार के बीच कड़ा मुकाबला है। बारामती में शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मतदान किया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी बारामती में वोट डाला। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण राणे ने भी अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे भी वोट डालने के लिए सोलापुर पहुंचे।
मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में वोट डाला। वो विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट डाला। राजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भी मतदान किया। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास जो अलग अलग जगह पर मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं केतन के पास। तो केतन, आप बताएं अहमदाबाद में फिलहाल क्या कुछ दिखाई दे रहा है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बाहर निकले, वोट डालें, क्या कुछ उस अपील का जो असर है वो दिखाई दे रहा है? देखिए, काफी सकारात्मक असर दिखा। और गुजरात की अगर बात करें तो जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 4 बजे तक अमूमन 57% वोटिंग हो चुकी है और अभी 1 घंटे से थोड़ा कम समय बचा है। इस वक्त हम एक चिमनभाई पटेल इंस्टीट्यूट में है। यहाँ पर लोग अब वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग का एक रूल है कि 6 बजे तक अगर कोई इस वोटिंग प्रीमाइसिस के अंदर आ जाता है तो उनको वोट करने दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात की जहां तक बात है तो 65 से 70% वोटिंग अवश्य होगा और पिछले 1-2 घंटे में ही काफी वोटिंग होती है। ये अब तक का जो एक सिलसिला रहा है। प्रधानमंत्री ने अपील की तो दूसरे राज्यों में भी हम देखें तो पश्चिम बंगाल ने भी 3 बजे तक काफी सारे 55% मतदान वहां पर भी हुआ है और गुजरात और अन्य राज्य भी स्पर्धा कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जहां तक अहमदाबाद की 2 सीट की बात है, अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम, तो वहां पर भी 55 से 60% वोटिंग 4 बजे तक हो गया था। गुजरात की कुल 26 सीट है लेकिन 25 पर मतदान होना है। सूरत की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इस तरह का एक माहौल बना है। वलसाड़ में अब तक 66% वोटिंग 4 बजे तक हो गई है। तो वो आंकड़ा तो 75% के ऊपर जाएगा। सबसे कम वोटिंग अमरेली में हो रही है और 3 बड़े लोग यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पोरबंदर से और पुरुषोत्तम रूपाला है वो राजकोट से लड़ रहे हैं। और हाई प्रोफाइल वोटर के तौर पर खुद प्रधानमंत्री ने वोट किया और अपील की, तो अपील की काफी अच्छी असर भी अभी वोटिंग पर दिख रही है। जी शुक्रिया केतन ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब सीधा आपको लेकर चलते हैं बिहार के झंझारपुर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज का अभी क्या कुछ दिखाई दे रही है स्थिति और लोग कितने आगे बढ़ चढ़कर इस पूरे मताधिकार में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, पिछला 2 चरण जो गुजरा है उसमें कहीं ना कहीं मत प्रतिशत कम हुआ है, लोग घरों से कम निकले हैं। लेकिन आज जो है सुबह से मौसम मेहरबान दिखा है और जिन 5 जगहों पर अभी सुबह से मतदान चल रहा है वहां पर मौसम खुशनुमा होने की वजह से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे झंझारपुर का, जहां अभी लंबी कतार लगी हुई है। चनौरागंज ये इलाका है जहां पर लोग वोट देने के लिए काफी तादाद में खड़े हैं और ऐसा ही तस्वीर सुबह से दिखाई दे रहा है जहां पर भारी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं और उसके बाद अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जो 2 पिछला चरण गुजरा है, पहला और दूसरा, उसमें मत प्रतिशत जरूर कम हुआ, मतदान कम हुए, लेकिन इस बार कम होते हुए नहीं दिख रहा है। और अभी 3 बजे तक का जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें सुपौल में 48.36, अररिया में 48.98, मधेपुरा में 46.59, खगड़िया में 46.65, झंझारपुर में 42.94, मतलब 3 बजे तक की अगर हम बात करें तो 46.69% अब तक मतदान हुआ है और 6 बजे तक वोटिंग करने का लोगों को अधिकार है। और अगर कोई कैंपस में पहुंच जाता है और 6 बज भी गया हो तब तक, जब तक उनका वोट खत्म नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मौसम का असर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले अगर गया की बात करें तो वहां तापमान 43 और 44 डिग्री चला गया था, जिसकी वजह से वहां पर और नवादा में और अन्य जगहों पर मत प्रतिशत जरूर गिरे थे, वहां पर कम मतदान हुआ था। लेकिन आज साफ तौर पर जो तस्वीरें सुबह से दिखाई दे रही हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि
लोगों में उत्साह अभी भी बरकरार है। और एक बार फिर से आपको यहाँ चनौरागंज की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर भारी संख्या में लोग खड़ा होकर और अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये झंझारपुर लोकसभा है और वहीं का ये चनौरागंज इलाका है, जहां पर लोग अभी भी 1 घंटे बाकी है और ऐसे में लोगों का अब तक इंतजार करना साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोगों में उत्साह और मौसम की जो मार पिछले 2 चरणों में लोगों ने झेला है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलते हुए दिख रहा है। और एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे ये किस तरह से, देखिए मौसम खुशनुमा हो गया है, हल्की हल्की बादल है और सुबह में जो खुशनुमा मौसम हुआ था जिसकी वजह से इसी तरह की तस्वीर, चाहे वो हम अररिया की बात करें या फिर सुपौल की बात करें, मधेपुरा की बात करें या फिर झंझारपुर की बात करें, सुबह से दिखाई दिया था। जी बिल्कुल, जिस तरह से चंद्रमोहन बता रहे हैं कि मौसम खुशनुमा है और यही वजह है, हम देख रहे हैं लंबी लाइन अभी भी दिखाई दे रही है, हालांकि 1 घंटे का वक्त अभी बाकी है। तो चलिए अब चंद्रमोहन के बाद अब सीधा चलते हैं प्रीति के पास, जो कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो बताएं प्रीति, मतदान कैसा चल रहा है वहां पर? देखिए, मतदान जो है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट के ऊपर थोड़ा सा काफी स्लो चल रहा है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है। 3 बजे तक के आंकड़े जो आए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 46% वोटिंग ही यहाँ पर हुई है। और ये सीट जो है बारामती के बाद सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग एमपी जो है विनायक राउत, जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, उनका मुकाबला जो होने जा रहा है वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से है। नारायण राणे का दबदबा जो है सिंधुदुर्ग में काफी देखने को मिला है, लेकिन इस बार जो है दोनों के बीच में कांटे की जंग है। और इसी सीट को लेकर जो है अमित शाह से लेकर इवन राज ठाकरे ने भी जो है यहाँ कैंपेन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कैंपेन किया है। काफी प्रतिष्ठा की ये सीट है। लेकिन दूसरी अगर बात करें तो इसके बाजू की सीट यानी कि जो गोवा राज्य है, जो यहाँ से महज 30 किलोमीटर दूरी पर ही है, वहां पर लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिला है। 3 बजे तक जो है वहां पर 62% वोटिंग हो गया है। जिस तरीके से वोटिंग जा रहा है, यानी कि गोवा इस बार जो है एक रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 3 बजे तक की जो आंकड़े वाली मिली है वो 62% की है। वहीं अगर बात करें गोवा की, तो गोवा में भी जो है कांटे की जंग है, क्योंकि इसके पहले के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें नॉर्थ गोवा की जो सीट थी वो बीजेपी के पास थी और साउथ गोवा की सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी। इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, सभी दिग्गज नेताओं ने जो है गोवा में कैंपेन किया है और बीजेपी का लक्ष्य इस बार जो है गोवा की दोनों सीटों के ऊपर जीत हासिल करना है। शुक्रिया प्रीति इस पूरे अपडेट के लिए और साथ ही साथ चंद्रमोहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वोटिंग में किन दिग्गजों ने हिस्सा लिया। तो अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अहमदाबाद में वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबको हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए अगले 5 साल काफी शानदार रहेंगे। लोकतंत्र का ये महापर्व दिवस है जो आपने बताया, और मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूँ कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर आके देवे और फिर उसमें अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहाँ से कहाँ होना चाहिए सर? इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहा है। तो गुजरात समेत देश के दूसरे हिस्सों में आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें खासो आम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल ने भी अहमदाबाद में मतदान किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। निरमा के संस्थापक करसन भाई पटेल इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम बात करते हैं। करसन भाई, आपने वोट किया और आप मतदाताओं को क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही तंत्र का देश है, ये पर्व में हम सबको वोट करना ही चाहिए। अगले 5 साल में एक वोटर के नाते आप भारत को कहां देख रहे हैं और अब हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़े उद्योगपति के नाते आपके क्या सपने हैं? अब देखिए, जो हिसाब से अभी जो ग्रोथ हो रहा है और अपना कंट्री का जो वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, वो हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि हमारा देश खूब आगे बढ़ेगा
और जो हमारे जनसंख्या जो है, अगर हम उसको बाहर जाते अटका सकते हैं तो उससे जो ब्रेन है, वो ब्रेन जो हमारा इधर से चला जाता है वो देश में रहेगा। तो वो ब्रेन का अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो वर्ल्ड में आप नंबर 1 बन सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 10 साल कैसे रहे, अगले 5 साल कैसे रहेंगे, और जो FDI है उसका फ्लो भारत में किस तेजी से आने की आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री तो ऐसे भी बढ़ रही है, लेकिन जो IT सेक्टर है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हिसाब से वो इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके जो उसका खतरा भी है, वो इंडस्ट्री जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे अपना जो वर्क फोर्स है वो कम होता जाएगा। तो बेकारी वो हिसाब से थोड़ी और बढ़ सकती है। तो उसको इतना बढ़ावा नहीं चाहना चाहिए कि जो हमारा युवा धन है उसको बर्बाद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में चुनावी सभाएं की। इस लोकसभा चुनाव में 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में ये 7वां दौरा है। इससे पहले वो प्रदेश में अब तक 8 जनसभा और 2 रोड शो कर चुके हैं। खरगोन में PM मोदी ने जनता से सवाल किया कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा बहुत खतरनाक है और वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस को घेरा। PM ने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। रामगोपाल ने कहा कि राम मंदिर बेकार का है, मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है और वास्तु के हिसाब से भी मंदिर को नहीं बनाया गया है। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है। जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। वो तो ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर।
इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। तो राम गोपाल यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की आस्था का सम्मान नहीं करते, ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। देखो, ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी ने आज झारखंड के चाईबासा में जनसभा की। राहुल ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहती है, ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए अहम है। ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट में अभी ईडी की दलीलें बाकी हैं। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हो सकती है। डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीम मनचंदा। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। आज जब सुनवाई हुई तो ईडी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर अभी चुनाव है, अगर चुनाव न होते तो उनको बेल नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम चुनावों के बाद इस मामले पर फैसला सुनाएंगे तो यह पूरी तरह से उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से यह भी कहा कि आप इस बात को सुनिश्चित कि जब आप जमानत पर होंगे तो आप कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक उसके बाद ईडी ने इनकी जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। ईडी का कहना था कि वो बहुत सारे लोग हैं जो कि बंद हैं और खासतौर पर चुनाव चल रहे हैं, तो इस मामले में उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। ये कह करके, क्योंकि बाकी लोगों के साथ ये पूरी तरह से गलत होगा, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी फैसला इनकी जमानत याचिका पर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि गुरुवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा करे और तब इसको लेकर के कोई फैसला सुनाए। तो ये भी बता दूं कि दिल्ली में चुनाव 25 मई को है, तो अब देखना होगा कि उनको चुनाव से पहले बेल मिलती है या नहीं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में।
आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अस्थमा से होने वाली कुल मौतों में से 47% मौतें भारत में होती है और इसकी वजह है जागरूकता की कमी। तो इसी पर देखिए डिटेल चर्चा कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर।